एक ग्रुप की डेफिनेशन के बाद का काम होता है, लिखा मैंने ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, किसी भी समूह का ऑर्डर क्या होता है। तो ये परिभाषा मैंने लिखी है इसमें। वैसे सिंपल सी चीज़ ये होती है कि किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी परिमित समूह की कोटि या ऑर्डर उसमें विद्यमान अवयवों की संख्या के बराबर होगी और इनफाइनाइट ग्रुप की कोटि इनफाइनाइट होगी। तो दो तरह के ग्रुप जैसे मैंने तुम्हें पीछे बताया, एक फाइनाइट ग्रुप और एक इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो, वो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और इनफाइनाइट ग्रुप में जो ऑर्डर होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं दो, जी इज इक्वल टू 1 -1 आयटा और माइनस आयटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यदि एक ग्रुप है तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। नीचे मैंने दूसरा लिखा है जेड प्लस की कोटि। जेड प्लस जो होता है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी जो ऑर्डर होगा वो इनफाइनाइट के बराबर होगा। ये तीन थ्योरम में पहले तुम्हारे इसमें मैं बताऊंगा तुम्हें। तो थ्योरम नंबर 1, अब ध्यान से इन थ्योरम्स को समझना, रटने नहीं है, इनको समझ समझ के थोड़ा याद रखना। ग्रुप जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, सिद्ध करके बताइए। प्रूव दैट इन ए ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। यानी कि कोई भी यदि ग्रुप है तो उसके अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये सिद्ध करना है अपने को। इसका सॉल्यूशन जो प्रूफ मैंने लिखा वो इस तरह से लिखा जाता है कि माना किसी ग्रुप जी में दो आइडेंटिटी हैं, एक E1 है और एक E2 है। E1 को यदि लेफ्ट आइडेंटिटी ले लें और E2 को अपने जी ग्रुप का एलिमेंट ले लें, तब ये डेफिनेशन लिखी मैंने, E1 बाइनरी ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू E2, क्योंकि E2 यहाँ पे एलिमेंट है और E1 इसकी लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो तुमने परिभाषा पढ़ी हुई है कि जब भी आइडेंटिटी को जोड़ा जाता है या गुना किया जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो E1 बाइनरी ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू E2, ये इक्वेशन नंबर 1 लगा दी। फिर हमने लिखा फर्दर आगे E2 राइट आइडेंटिटी है और E1 बिलोंग्स टू G है। तो E1 बाइनरी ऑपरेशन E2 इज इक्वल टू E1। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से E1 का मान E2 के बराबर है, अतः G में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। ये सिद्ध करके आपने दिखा दिया। दूसरे ग्रुप में मैंने थ्योरम में मैंने लिखा सिद्ध करो ग्रुप जी में किसी अवयव का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। इन्वर्स एलिमेंट जो है वो यूनिक होगा, सिद्ध करके बताइए। इस थ्योरम को भी सिद्ध करने के लिए अपने दो इन्वर्स एलिमेंट सपोज कर लेंगे और सिद्ध करके दिखा देंगे वो दोनों इन्वर्स एलिमेंट सेम है, एक ही है। मैंने इसका प्रूफ लिखा, किसी ग्रुप जी के किसी अवयव ए का इन्वर्स बी व सी है। सपोज कर लिया हमने कि किसी एलिमेंट ए के दो इन्वर्स हैं, एक बी व एक सी। अब मैंने लिखा ए का इन्वर्स इज इक्वल टू बी और ए का इन्वर्स इज इक्वल टू सी। अब डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स लिखी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई, या बी बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। इसी तरह से ए बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ई और सी बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई। ये हमने इन्वर्स की परिभाषा लिख दी। एक एलिमेंट है तो दूसरा जब इन्वर्स है तो उसको गुना करें या जोड़ें तो अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। फिर मैंने लिखा नाउ अब b का मान जो है b बाइनरी ऑपरेशन e के बराबर है। e आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पे e का मान मैंने पुट कर दिया a बाइनरी ऑपरेशन c, सामने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि ग्रुप जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो मैंने अगले स्टेप में लिखा बी बाइनरी ऑपरेशन ए इज बाइनरी ऑपरेशन सी। बी बाइनरी ऑपरेशन ए का मान ई के बराबर है, ई बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू सी। तो बी लेके चले थे और हमने सिद्ध कर दिया बी इज इक्वल टू सी, अतः जी में जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। फिर मैंने एक नंबर 3 की थ्योरम लिखी है, सिद्ध करो ग्रुप जी में कैंसिलेशन लॉ, काटने का नियम लागू होता है। प्रूव दैट इन ए ग्रुप जी कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखा ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी हो तो बी इज इक्वल टू सी होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बी बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू सी बाइनरी ऑपरेशन हो तो बी इज इक्वल टू सी, राइट कैंसिलेशन लॉ।
प्रूफ देखने के लिए अपने लेके चलते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी। नंबर 1 जो पार्ट है अपने को गिवन है, इनवर्स एलिमेंट से गुना कर दिया या जोड़ दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी, और इधर भी ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी। अब ये इनवर्स कहाँ से आया, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि यदि ए जी का एलिमेंट है तो उसके अंदर उसका इनवर्स विद्यमान होता है, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अगले स्टेप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन सी बाई एसोसिएटिव। अब तुम्हें पता है ए को जब ए इनवर्स गुना किया जाता है या जोड़ा जाता है, आइडेंटिटी मिलती है। तो ये दोनों जगह मैंने ई लिख दिया है, ई बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो बी इज इक्वल टू सी, अतः जी में लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लागू होता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इन जी राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स। इसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जी में राइट कैंसलेशन लॉ भी लागू होता है, अर्थात बी बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू सी बाइनरी ऑपरेशन ए लिखा हो तो ए को छोड़ सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू सी। ये एक अच्छी थ्योरम है जो पेपर में पूछी हुई है। तो थ्योरम नंबर 4 है, किसी ग्रुप जी के अवयव ए कोमा बी के लिए प्रूव करके बताइए ए इनवर्स का होल इनवर्स जो होता है वो ए के बराबर होता है। और नंबर 2 पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी का होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स के बराबर होता है। इस चीज़ का नाम होता है रिवर्स लॉ। इसके प्रूफ के लिए मैंने लिखा पहले कि हम जानते हैं, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स से। पता है हमें कि जब किसी अवयव को उसके इनवर्स से गुना किया जाता है तो तत्समक अवयव प्राप्त होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 मान के मैंने सामने लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फिर मैंने नीचे लिखा यहाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई के बराबर है। तो इसका अर्थ ये होता है, लैंग्वेज फॉर्म में बोलें तो ये बोला जाता है कि ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा। अब मैंने फिर दोबारा से पोजीशन चेंज करते हुए लिखा है, तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, तो इसको यदि अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो लिखा जाएगा ए इनवर्स को होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। सेकेंड पार्ट को सिद्ध करने के लिए हमने लिखा ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, पता हमें एलिमेंट को इनवर्स से गुना कर दें अपने तो आइडेंटिटी के बराबर आता होता है। तो इस चीज़ को अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आए, लगे भी ये चीज़ नहीं ठीक, तो इससे ऊपर एक स्टेप लिख सकते हैं अपने, ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ई। ए बी का जो होल इनवर्स खुलता है तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। नाउ ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बी इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर है। सामने लिखते जाते हैं, इनके जो कारण होते हैं वो सामने लिखते हैं। तो ए इनवर्स और ए इनवर्स का मान जो होता है वो ए के बराबर होता है। तो ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आने का मतलब है एक एलिमेंट हो जाता है, दूसरा उसका इनवर्स हो जाता है। पोजीशन को बदलते हुए मैंने काम किया, तो बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए इंटू बी, ए इनवर्स ए का मान आइडेंटिटी के बराबर है ई, तो बी इनवर्स बी अगेन ई के बराबर है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ई, इसका मतलब एक एलिमेंट है, दूसरा उसका इनवर्स है। तो ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को बराबर रखा आइडेंटिटी के बराबर। और यहाँ पे लिख दिया ए बी का जो होल इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। ये पहले कुछ बेसिक 4 थ्योरम बता दिए। अब इसके क्वेश्चन शुरू होते हैं। इन क्वेश्चंस को 2 तरह से किया जा सकता है। एक तो पहली विधि मैं तुम्हें लैंग्वेज फॉर्म में बताऊंगा, अभी लिखने वाला काम जिसको हम बोलते हैं ना, अभी लिख के अपने बता सकते हैं। दूसरा होता है मैथमेटिकल फॉर्म में काम करना, वो भी तुम्हें बता देंगे मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। तो ये एग्जाम्पल शुरू हो रहे हैं, जैसे सिद्ध करो समुच्चय 1 -1 आयटा और माइनस आयटा, जहाँ आयटा इज इक्वल टू रूट में -1 गुना संक्रिया के लिए एक अबेली समूह है, सिद्ध करके बताइए। काम करने के लिए एक कंपोजिशन टेबल बनाई जाती है।
तो यहाँ पे देखोगे तो एक कंपोजिशन टेबल मैंने बना दिया तुम्हारे लिए। ये दो लाइनें खींचनी होती है, क्रॉस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि गुना ऑपरेशन के लिए काम। ऊपर रो में भी 1 -1 आयटा माइनस आयटा लिख देते हैं और कॉलम में भी 1 -1 आयटा और माइनस आयटा लिख सकते हैं। अब इनका गुना किया जाता है 1 × 1, फिर 1 × -1, 1 × आयटा, 1 × माइनस आयटा, फिर -1 × 1, फिर -1 × -1, -1 × आयटा, -1 × माइनस आयटा, फिर आयटा × 1, आयटा × -1, आयटा × आयटा, आयटा × माइनस आयटा, ये मान लिख देते हैं। माइनस आयटा × 1, माइनस आयटा × -1, माइनस आयटा × आयटा, माइनस आयटा × माइनस आयटा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो लाइन मैंने लिखी थी उसको लिखा टॉप रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। अब जैसे सिद्ध करना अपने को, किसी को ग्रुप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव की जाती है। अब ये लैंग्वेज फॉर्म है जो मैं अभी शुरू में तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ कंपोजिशन टेबल से स्पष्ट है कि जी में क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होगी, क्योंकि कंपोजिशन टेबल में जी के अलावा कोई अन्य अवयव उपस्थित नहीं है। जब इस कंपोजिशन टेबल को अपने देखते हैं तो इसमें वही एलिमेंट लिखे हैं जो कि अपने को गिवन है, जो कि अपने को गिवन है। इसका मीनिंग ये होता है कि जिस ऑपरेशन के लिए अपने काम करेंगे तो अपने को जो भी चीज़ मिलेगी वो इन्हीं में से कोई एक होगी। तो इसका मतलब होता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। नंबर 2 पे मैंने लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो शुरू में नोट में मैंने तुम्हें लिखवा दिया कि यदि सेट नंबर्स का होता है जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स लिखे थे आपने, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा लागू होती है। तो यहाँ मैंने लिखा, यहाँ जी कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय, जी में गुना के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सदैव लागू होगी। आइडेंटिटी के लिए मैं लिखा, टॉप रो कंपोजिशन टेबल की फर्स्ट रो के सापेक्ष सम्मित है, अतः जी में आइडेंटिटी होगी। यदि टॉप रो फर्स्ट रो के सम्मित होती है, या जिस चीज़ को अपने बोलते हैं सिमेट्रिक होती है, एक जैसी होती है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सदैव विद्यमान होते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है उस समय। इनवर्स में ध्यान ये रखना है कि जैसे अपने परिभाषा पढ़ी है उसमें ये पढ़ाया गया तुम्हें कि एलिमेंट को अपने किसी से गुना करें और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब यहाँ पे तुमने कंपोजिशन टेबल में देखना 1 1 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि आइडेंटिटी कंपोजिशन टेबल की प्रत्येक रो में विद्यमान है तो जी के प्रत्येक अवयव का इनवर्स होगा। आइडेंटिटी क्या 1 है और प्रत्येक रो में विद्यमान है, अतः प्रत्येक अवयव का इनवर्स होगा। अब इनवर्स कैसे होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 -1 आयटा और माइनस आयटा के इनवर्स क्रमशः। अब 1 को किससे गुना करें 1 आ जाए तो 1, -1 को किससे गुना करेंगे 1 आ जाए तो -1, आयटा को किससे गुना करेंगे +1 आ जाए तो माइनस आयटा, और माइनस आयटा को किससे गुना करेंगे +1 आ जाए तो आयटा। तो अब 1 -1 आयटा और माइनस आयटा के जो इनवर्स वो क्रमशः होते हैं 1 -1 और फिर माइनस आयटा और प्लस आयटा। ध्यान ये रखना है एलिमेंट को किससे गुना किया जाए कि अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले। तो एलिमेंट को जिससे गुना किया जा रहा है वो उसका इनवर्स कहलाता है। अभी यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख दी। कंपोजिशन टेबल का प्रत्येक अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित है, जी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो। ये मुख्य विकर्ण होता है, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण जिसको बोलते हैं उसके सापेक्ष सम्मित होने का मतलब है कि उससे गुना करने पर अपने को एक जैसी वैल्यू मिलती है। तो ये लीडिंग डायगोनल देखेंगे तो एक जैसे एलिमेंट बन रहे हैं, इसलिए अपने कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होने पे अपने से कह सकते हैं कि जो अपने को गिवन सेट है वो एबेलियन ग्रुप है। ठीक है जी, ये एक विधि है, दूसरी विधि मैं तुम्हें कल बताऊंगा।